दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताइए कि चीन के पढ़े लिखे युवा क्यों नहीं भटकते, चीन के डॉक्टर इंजीनियर आतंकवादी क्यों नहीं बनते, चीन में आरडीएक्स क्यों नहीं पकड़ा जाता, चीन में बम धमाके क्यों नहीं होते, चीन में टुकड़े टुकड़े होंगे ऐसा नारा क्यों नहीं लगता, चीन के चिकन नेक को काटने के लिए कोई सोचता क्यों नहीं है, चीन में जनसंख्या विस्फोट क्यों नहीं है, चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं है, चीन में लब जिहाद क्यों नहीं है, चीन में लैंड जिहाद क्यों नहीं है, चीन में कोई घुसपैठ क्यों नहीं करता, चीन की डेमोग्राफी क्यों नहीं बदल रही है, चीन में मदरसा क्यों नहीं है, चीन में लाउड स्पीकर से अजान क्यों नहीं होती, चीन में ड्रग स्मगलिंग क्यों नहीं है, चीन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों नहीं है। क्या चीन के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रपति ज़्यादा अच्छे हैं? क्या चीन के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ज़्यादा ईमानदार हैं, ज़्यादा मेहनती हैं, ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं? यदि नहीं तो जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दुर्भाग्यवश हम किसी भी विषय पे प्रिवेंशन पे जा ही नहीं रहे, हम क्योर कर रहे हैं। आतंकवादी पकड़ा गया, मार दिया, कोई गुंडा पकड़ा गया, मार दिया, कुछ माफिया पकड़ा गया, इनकाउंटर कर दिया। ये क्योर है, ये प्रिवेंशन नहीं है। प्रिवेंशन करना है तो कुछ और करना पड़ेगा जो आज तक किया ही नहीं गया। कोई भी बच्चा पेट में माँ के पेट में ना गुंडा होता है, ना आतंकवादी होता है, ना अलगाववादी होता है, ना जिहादी होता है, ना उन्मादी होता है। माँ के पेट में कोई भी बच्चा ना माओवादी होता है, ना नक्सली होता है, कुछ नहीं होता। वो भ्रूण होता है, भ्रूण। वो पैदा होने के बाद ही माओवादी बनता है, पैदा होने के बाद नक्सली बनता है, पैदा होने के बाद जिहादी बनता है, पैदा होने के बाद ही अपराधी बनता है। अगर पैदा होने के बाद उसकी किताब ठीक हो जाए, पैदा होने के बाद वो क्या पढ़ेगा, क्या देखेगा, क्या सुनेगा, अगर इस पे कंट्रोल कर लिया जाए तो मुझे लगता है आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद को ठीक किया जा सकता है। भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ था, आज भी मजहब के आधार पे नियम कानून चल रहा है, आज भी मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, आज भी मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री चल रही है। भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ था, इसके बावजूद मजहब के आधार पे स्कूल चल रहा है, मजहब के आधार पे कॉलेज चल रहा है, मजहब के आधार पे जामिया चल रही है, मजहब के आधार पे एएमयू चल रहा है। अरे जब मजहब के आधार पे विभाजन हो गया, फिर मजहब के आधार पे नियम कानून क्यों, बोर्ड ट्रिब्यूनल क्यों, आयोग मंत्रालय क्यों, स्कूल कॉलेज क्यों, लोन वजीफा क्यों, मकान दुकान क्यों? और इस कानून को बनाया था कांग्रेस ने 1992 में। इस कानून को बदलेगा कौन? अल्टीमेटली पार्लियामेंट में बदला जाएगा। पार्लियामेंट में इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। हम कांग्रेस को सुबह से लेकर शाम तक कोसते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का बनाया हुआ एक भी कानून बदल नहीं रहे, एक भी कानून खत्म नहीं कर रहे। कांग्रेस अगर सनातन विरोधी है तो कांग्रेस ने जितने भी कानून बनाए होंगे वो सनातन के विरोध में बनाए होंगे। कांग्रेस अगर भारत विरोधी है तो कांग्रेस ने जितने कानून बनाए होंगे वो भारत के विरोध में बनाए होंगे। बड़ी सीधी सी बात है। तो जब हम जानते हैं कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, कांग्रेस भारत विरोधी है, और कहते भी है कांग्रेस सनातन विरोधी है, भारत विरोधी है, तो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कानूनों को खत्म क्यों नहीं कर रहे? इस पर किसने रोका हुआ है? क्या कांग्रेस के द्वारा बनाया गया कानून ट्रंप आके बदलेंगे, क्या जिनपिंग आके बदलेंगे, कि नेतन्याहू आके बदलेंगे? ये तो हमारी संसद में बदलना पड़ेगा। तो और उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। जब हम जानते हैं कि मदरसे से अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद पैदा होता है, तो भारत में हम इस राइट टू एजुकेशन को, राइट टू इक्वल एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे? पार्लियामेंट में कानून बना था, एक नया विधेयक लाइए, राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाइए, 10वीं तक यूनिफॉर्म एजुकेशन, 10वीं तक समान शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। ये कौन करेगा? हमारी सरकार को करना पड़ेगा, हमारे सांसदों को करना पड़ेगा। इसके लिए ट्रंप और नेतन्याहू या जिनपिंग तो नहीं आएंगे ना, ये तो हमें ही करना पड़ेगा। कांग्रेस ने जो कानून बना दिया, और कांग्रेस ने 2012 में मदरसों को इस कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया, अभी वो भी ठीक नहीं किया गया, वो भी ठीक नहीं किया गया। ये स्थिति चल रही है। तो जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन है इस घटिया कानून को बदला जाए, मजहब के आधार पर नियम कानून खत्म किया जाए, और भारत में गुरुकुल वैदिक शिक्षा कम से कम 10वीं तक लागू किया जाए, तब देश बचेगा। कांग्रेस ने वंदे मातरम को न राष्ट्रगान का दर्जा दिया, न राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। वंदे मातरम पे खूब चर्चा हो रही है। 1991 वाले एक्ट में, 1971 के एक्ट में न वंदे मातरम, न राष्ट्रगान है, न राष्ट्रगीत है। इस कानून को कौन बदलेगा? पार्लियामेंट में बदलना पड़ेगा, हमारी सरकार को बदलना पड़ेगा। क्यों नहीं इस कानून को बदल के हम वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित कर देते हैं और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को राष्ट्रगीत घोषित कर दें?
किसने रोका हुआ है? अगर कांग्रेस जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित कर सकती है, जबकि जनगण मन का ना हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान था, ना हमारे किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जनगण मन गाया था, फिर भी कांग्रेस ने जनगण मन को राष्ट्रगान घोषित किया। सरकार हमारी है, सत्ता हमारे पास है, अरे नेशनल ऑनर एक्ट को बदलिए और वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित करिए और नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को राष्ट्रगीत घोषित कर दीजिए, सभी स्कूलों में गाया जाएगा। अगर घोषित नहीं करेंगे तो लोग विरोध करेंगे, नहीं गाएंगे, और नहीं गाएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक कानूनी दर्जा नहीं होगा, लीगल स्टेटस नहीं होगा, तब तक वंदे मातरम का अपमान करने पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। जो लोग विरोध करते हैं वो विरोध करते रहेंगे। हाँ, इसमें अगर सजा होगी कि अगर वंदे मातरम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का कोई अपमान करेगा, कोई विरोध करेगा, उसको 5 साल सजा होगी। देखिए, सब अपने आप गाएंगे, उनको पता है कि कानूनी कोई दर्जा तो है नहीं, हम नहीं गाएंगे। ये कांग्रेस ने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट बनाया था। इस कानून को कौन बदलेगा? ट्रंप आके बदलेंगे कि नेतन्याहू आके बदलेंगे कि जिनपिंग आके बदलेंगे? एटलीस्ट बदलना तो हमारी सरकार को पड़ेगा, पार्लियामेंट में बदलना पड़ेगा। इस पे चर्चा नहीं हो रही। ये आधार एक्ट बना हुआ, सड़ा हुआ एक्ट है ये। इस एक्ट में लिखा हुआ है कि जो 6 महीने भारत में रहेगा उसको आधार मिल जाएगा। और ये जानकारी भारत के लोगों को हो चाहे ना हो, ये रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अच्छी तरीके पता है कि हाँ, भारत में एक ऐसा कानून है, बस जाओ 6 महीने रहो और आधार बन जाएगा। और 6 महीने रहो भी मत, 2 दिन पहले आओ, बस कोई पार्षद प्रधान लिख के दे दे कि हाँ 6 महीने से रह रहे हैं, बस आधार बन गया। आधार बन जाएगा तो राशन कार्ड बन जाएगा, आधार राशन कार्ड बन गया तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, जब 2 डॉक्यूमेंट हो गया तो 3 बन जाएगा, 3 डॉक्यूमेंट से 4 चौथा डॉक्यूमेंट, चौथे डॉक्यूमेंट से 5वां डॉक्यूमेंट। एक आधार शुरुआत होती है आधार से, धीरे 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 12-15 हजार रुपए के 5-6 डॉक्यूमेंट बन रहे। कौन इस कानून को बदलेगा? क्यों नहीं हम फर्जी आधार बनाने और फर्जी आधार बनवाने को जघन्य अपराध घोषित कर रहे हैं? किसने रोका हुआ है? ये कानून तो आखिर पार्लियामेंट में बदलना पड़ेगा ना। ये फॉरेनर एक्ट 1946 का था, अभी कानून बदला गया तो इमिग्रेशन एक्ट, लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं कि चीन में घुसपैठ पे कितनी सजा है, सिंगापुर में घुसपैठ पे कितनी सजा है, जापान में घुसपैठ पे कितनी सजा, अमेरिका में घुसपैठ पे कितनी सजा है। एसी के कमरे में बैठे बैठे कानून का ड्राफ्ट बन गया, वही पहले से बेटर है। लेकिन हमने घुसपैठ करने और घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। ये बात बांग्लादेशियों को पता है, ये बात रोहिंग्याओं को पता है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के कारण आतंकवादी सबूत के अभाव में छूटते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण माओवादी नक्सली सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। भ्रष्टाचार के कारण फर्जी जांच हो रही, भ्रष्टाचार के कारण घुसपैठिए जमीन खरीदते जा रहे हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवा जाते जा रहे हैं। क्यों नहीं हम चीन के जैसा इसको कानून बनाते हैं? चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, 100% प्रॉपर्टी जब्त की जाती है, नागरिकता खत्म की जाती है। ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं? किसने हमें रोका हुआ है? अल्टीमेटली चीन ने तो अपने यहाँ बना लिया, हमारे यहाँ तो हमें बनाना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा। किसने रोका हुआ है हमें इस कानून को बदलने से? हमने इनकम टैक्स ला बना दिया, जीएसटी ला बना दिया, फिर टोल टैक्स, फिर रोड टैक्स, फिर वैट, फिर टीडीएस। भारत की जीडीपी आचार्य चाणक्य के समय 40% हुआ करती थी। उस समय कितने टैक्स थे? ना उस समय इनकम टैक्स था, ना जीएसटी था, ना टोल टैक्स था, ना रोड टैक्स था। फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे कहलाता था? क्यों नहीं हम इस सारे कानूनों के मकड़जाल को खत्म करते हैं? क्यों नहीं हम कमाने पे सारे टैक्स खत्म कर देते हैं? क्यों नहीं केवल खर्च करने पे टैक्स रखते हैं? क्यों नहीं 1 नेशन 1 टैक्स लागू करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स लागू करते हैं? सरकार का खजाना भी बढ़ेगा, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, और भी अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद की फंडिंग बंद हो जाएगी। ये जमीन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वाला महा घटिया, महा सड़ा हुआ है, अवैध निर्माण होता जा रहा है। कोई मजार बना लेता है, कहीं कोई दरगाह बना लेता है, कोई पक्का कब्रिस्तान बना ले रहा है, जंगलों पे कब्जा हो रहा है, नदियों पे कब्जा हो रहा है, पहाड़ों पे कब्जा हो रहा है। इस घटिया कानून को कौन बदलेगा? हमारी सरकार को बदलना पड़ेगा। भाई ये घटिया कानून न जिनपिंग आके बदलेंगे, न ट्रंप आके बदलेंगे, न नेतन्याहू आके बदलेंगे, न तो पुतिन आके बदलेंगे। वो अपना देश सुरक्षित कर रहे हैं, हमें अपना देश सुरक्षित करना पड़ेगा। देश तब सुरक्षित होगा जब सिस्टम बदलेगा, तब बदलेगा जब कानून बदलेगा। व्यक्ति बदलने से, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। ये बात समझ में नहीं आ रही। भारत को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस ने 2010 में कानून बनाया एफसीआरए। इसी एफसीआरए के जरिए आतंकवादियों, जिहादियों, उन्मादियों, माओवादियों, नक्सलियों सबको फंडिंग हो रही है। क्यों नहीं ये कानून हम बदल रहे? इस कानून से हमें क्या मिल रहा है? आखिर बाहर से पैसा आ रहा है, लब जिहाद की फंडिंग हो रही है, लैंड जिहाद की फंडिंग हो रही है, धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है, घुसपैठियों को बसाने की फंडिंग हो रही है, सब कुछ फंडिंग हो रही है, मिशनरियों की से फंडिंग हो रही है। क्यों नहीं इस कानून को हम खत्म कर देते? किसने रोका हुआ है हमें? ये कानून तो हमें खत्म करना पड़ेगा ना। न तो पुतिन खत्म करेंगे, न ट्रंप खत्म करेंगे, न नेतन्याहू खत्म करेंगे, न तो जिनपिंग आके खत्म करेंगे। हमें खत्म करना है कानून। हम एफसीआरए खत्म नहीं हो रहा है, फंडिंग नहीं रुक रही है, फंडिंग नहीं रुक रही है, तो जो लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ के लिए फंडिंग आ रही है, होता चला जा रहा है। भारत में आधी समस्या का जड़ है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी तब खत्म होगी जब 100 रुपए, 1000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद होगा, और ब्लैक मनी को हम जघन्य अपराध घोषित करेंगे।
ये कानून कौन बदलेगा? हमें बदलना पड़ेगा। हमने बदला नहीं, ब्लैक मनी रुक नहीं रहा, देश विरोधी काम नहीं बंद हो रहा। सारे के सारे अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों, उन्मादियों की फंडिंग होती है हवाला के जरिए। हवाला इस तब बंद होगा जब 100 रुपए से बड़ी नोट बंद होगी और ये कानून बदला जाएगा। जब तक हवाला जघन्य अपराध घोषित नहीं होगा, जब तक हवाला कारोबारियों को साल भर के अंदर आजीवन कारावास, फांसी की सजा नहीं होगी, हवाला कारोबार नहीं रुकेगी तो फंडिंग नहीं रुकेगी तो अपराध नहीं रुकेगा। ये बेनामी ट्रांजैक्शन है पूरे देश में, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे लेखक हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे पत्रकार हो, कलमकार, जो भी देश विरोधी काम कर रहे हैं, सबको बेनामी लेन देन हो रहा है, बेनामी उनकी काम चल रहा है। तो ये तभी रुकेगा जब 10,000 रुपए से ऊपर आधार अनिवार्य कर दें और बेनामी लेन देन पे 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाए। ये कानून कौन बदलेगा? हमारी सरकार को बदलना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बदलना पड़ेगा। चर्चा हो नहीं रही है, बस बातें हो रही हैं। भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा नशे की खपत भारत में हो रही है, सबसे ज्यादा ड्रग स्मगलिंग भारत में हो रही है। सिंगापुर में ड्रग का नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं सिंगापुर वाला कानून हम भारत में लाके लागू कर देते हैं? सिंगापुर में ड्रग जो नशा बेचता है या नशे के जो ड्रग के डीलर है या होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, सबको साल भर के अंदर फांसी होती है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? किसने रोका हुआ है? सिंगापुर के प्रधानमंत्री तो आके भारत में नहीं बनाएंगे, ये तो हमें बनाना पड़ेगा, हमारी सरकार को बदलना पड़ेगा। ये 1949 का बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक्ट है। ये बैंकिंग एक्ट इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ है कि जो विदेशी बैंकें भारत में काम करती हैं, जिनकी ब्रांचेज भारत में है, उनका हेड ऑफिस विदेश में है, वो सारा वहां से फंडिंग करवा रही है। ना आरबीआई इसको पकड़ पा रही है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री पकड़ पा रही है, क्योंकि वो आरटीजीएस, एनईएफटी यूज कर रही है। क्यों नहीं हम वन नेशन वन बैंकिंग कोड लागू करें? जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक देश विरोधी काम नहीं बंद होंगे। नकली दवाइयों के कारोबार से देश बर्बाद हो रहा है और नकली दवाइयों का कारोबार, जो पैसा आता है, ये अलगाववादियों, आतंकवादियों, जिहादियों को से फंडिंग होती। नकली दवा का कारोबार खत्म होगा तो फंडिंग बंद होगी तो अलगाववाद, आतंकवाद खत्म होगा। अब सवाल ये है, ये 1940 एक्ट को कौन बदलेगा? हमारी सरकार को बदलना पड़ेगा। न नेतन्याहू बदलेंगे, न ट्रंप बदलेंगे, न जिनपिंग आके बदलेंगे, न कोई और आके बदलेगा, हमारी सरकार को बदलना पड़ेगा। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का है, जासूसी, गद्दारी के खिलाफ है, मात्र 3 साल सजा है, जुर्माना दे के भी आदमी छूट सकता है। ऐसे घटिया कानून को कौन बदलेगा? हमारी सरकार को बदलना पड़ेगा, पार्लियामेंट को बदलना पड़ेगा। बाहर के तो लोग आके नहीं बदलेंगे, वो अपना अपना देश सुरक्षित कर रहे हैं, हमारा देश थोड़ी सुरक्षित करेंगे। वक्फ एक्ट हमने बदल दिया, लेकिन जो पहले से 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है उसको वापस लेने की कोई व्यवस्था नहीं। तो वो 40 लाख एकड़ तो गया, और वो जो जमीन है वो किसके काम आ रही है सबको पता है, अच्छी तरीके से पता है। तो कानून तो हमने बदला, लेकिन जो 40 लाख एकड़ जमीन पहले से कब्जा हो रखा है उसको हमने वापस लेने की कोई व्यवस्था नहीं किया। तो जब व्यवस्था नहीं किया, जमीन उनके पास है, तो उसका जो से पैसा आएगा उसका उपयोग होगा। अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट बना के जमीन बांट दिया था 99 साल की लीज पे। सबका 99 ईयर का लीज पूरा हो चुका है। चर्च और मिशनरियां 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई हैं। ना हमने वक्फ बोर्ड ने 40 लाख एकड़ जमीन पे किया, वापस कब्जा कर रखा, उसको वापस लेने की कोई व्यवस्था किया। चर्च मिशनरियां भी 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी हैं, उसको भी वापस लेने की कोई व्यवस्था नहीं किया। यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950-51 का इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ है, पूछे नहीं। इसी कारण गुंडे, बदमाश, मवाली, आतंकवादी, जिहादी, उन्मादी, पत्थरबाज, सब कुछ, कोई पार्षद बन जाता है, कोई प्रधान बन जाता है, कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है। जब ये कानून नहीं बदलेगा, इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होगा, इलेक्शन चार्टर लागू नहीं होगा, तो फर्जी वोटर आईडी भी बनेगी और फर्जी लोग पार्षद प्रधान भी बनते रहेंगे। दुनिया भर के 30 कानून चल रहे हैं मजहब के आधार पर, हिंदू का अलग, मुस्लिम का अलग, पारसी का अलग, ईसाई का अलग। यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक ड्राफ्ट तक आज तक नहीं बना। लागू करना तो छोड़िए, एक कॉमन ड्राफ्ट भी पार्लियामेंट ने बना के टेप नहीं पब्लिश किया कि हाँ भैया पूरे देश में चर्चा तो हो, कानून ही नहीं बनाया गया। सिटीजनशिप एक्ट इतना घटिया, इतना सड़ा हुआ है कि सब घुसपैठिए नागरिकता लेते जा रहे हैं। किसी एक व्यक्ति की नागरिकता नहीं की, न किसी अलगाववादी की, न आतंकवादी की, न जिहादी की, न उन्मादी, किसी की नागरिकता नहीं की। इसलिए मैं कहता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आतंकवाद रोकना है, बम ब्लास्ट रोकना है, जो युवा भटक रहे हैं इनको रोकना है, डॉक्टर आगे से कोई इंजीनियर आतंकवादी न बने, इसको रोकना है। तो हमें इसको बदलना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीति, सठे साठ्यम समाचरित, भगवान कृष्ण ने कहा था। उस नीति को हमने लागू नहीं किया। यूनिफॉर्म पुलिस कोड आज तक लागू नहीं किया, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू नहीं किया कि पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र निष्पक्ष होकर अपराधियों के ऊपर टूट पड़े। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना रखा है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है इसमें आज तक लिखा ही नहीं हमने यूएपीए बना रखा, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, लेकिन क्या क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है आज तक हमने लिखा नहीं। बीएनएस हमने बना दिया, ना इसमें कोई चैप्टर लफ्ज़ जिहाद के ऊपर है, ना इसमें कोई चैप्टर लैंड जिहाद के ऊपर है, ना इसमें एक भी चैप्टर धर्मांतरण के ऊपर है, ना इसमें एक भी चैप्टर घुसपैठ के ऊपर है, ना इसमें एक भी चैप्टर ड्रग स्मगलिंग के ऊपर है, ना इसमें एक भी चैप्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर है, ना इसमें चैप्टर कालाधन के ऊपर है, ना इसमें चैप्टर कोई हवाला के ऊपर है, ना इसमें चैप्टर करप्शन के ऊपर है।
तो जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, जब तक अपराधियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा और कानून उनको सजा मिलेगी नहीं, तब तक खौफ कैसे पैदा होगा? खौफ नहीं पैदा होगा तो बस वो ठीक है, वो कहते नहीं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आप एक एक अफजल मारते रहिए, 100 अफजल निकलते रहेंगे। अरे भैया, अफजल कहां से निकल रहा है? अफजल सोच कैसे बन रही है? जब तक उस सोच को नहीं बंद करेंगे तब तक आतंकवाद से भारत मुक्त नहीं हो सकता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, लोहा लोहे को काटता है। जब तक उस सिद्धांत को लागू नहीं करेंगे, देश सुरक्षित नहीं हो सकता।